हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल भेज चुका हूँ, एक एक टर्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी जो बाकी की टर्म्स रहती हैं वो भी आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और ये नोट करें। इसमें जो हम कर रहे थे, जो हम कर चुके हैं ट्रांजैक्शंस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी एक्सपेंसेस। अभी ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में जो हमारी कॉस्ट होती है, कोई भी खर्चा होता है, कॉस्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का यहाँ पे मतलब है कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो उस बिज़नेस का कोई ना कोई स्टार्टिंग डेट होगी, उसका कोई एंड डेट होगा। उस पीरियड के दौरान आप जो खर्च करते हो उसको कहते हैं, हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अभी जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकी आगे दो कैटेगरी बन जाती है। एक वो जो हम पेड कर देते हैं, इसका मतलब वो बात ख़त्म हो गई। कोई एक्सपेंसेस बने, जैसे मान लो सैलरी पेड, ये हो गया आपका एक्सपेंसेस। कई बार होता है कि सैलरी ड्यू हो गई, सैलरी बनती है किसी की मगर हमने दी नहीं अभी, जहाँ कोई भी खर्चा एक्चुअली पेड नहीं किया। इफ़ एक्सपेंसेस एक्चुअली नॉट पेड, इट मीन्स ये कौन से हो गए जो हमने पेड नहीं किए। इट मीन्स पेएबल। अगर पेएबल हैं तो इसको हम कह देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इसकी एक्सपेंसेस की एक कैटेगरी है। देन इसके बाद कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेंसेस एडवांस दे देते हैं। देखो, एक तो हमने पेड किए, जितने बनते थे उतने दे दिए, एक जितने बनते थे उतने भी नहीं दिए। एक ऐसे होता है कई बार, थर्ड कैटेगरी, एक पेड कर दिए, एक आउटस्टैंडिंग है, और तीसरा हो गया जो हम प्री पेड कर देते हैं। प्री पेड मीन्स प्री पेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि कोई मान लो किसी को हमने सैलरी देनी थी मंथ के एंड में, बाई चांस उसे ज़रूरत पड़ गई तो हम हमारे से शुरू में ले ली उसने। जहाँ कोई खर्चा है हमारा, कोई भी, चाहे वो बिल है, हमने एडवांस दे दिया, उसका टाइम ख़त्म नहीं हुआ, बिल ड्यू नहीं हुआ था, ड्यू से पहले पेमेंट कर दी, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक हमारी ये टर्म हो गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी हमारी कोई एनुअल सेल है, जो भी एनुअल सेल्स है, उससे जितनी भी हमारी रिसीट्स हो जाती है, हमारे पास जितना पैसा आ जाता है उसे हम रेवेन्यू कह देते हैं। ऐसे एक टर्म होती है इनकम। अभी और इनकम और रेवेन्यू में फ़र्क है। इनकम का मतलब है जो हमने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट अर्नड, इसका मतलब है प्रॉफिट अर्नड। प्रॉफिट अर्नड का मतलब ये हो गया कि जितनी हमने सेल्स की उसमें से आप कॉस्ट निकाल दो, सिंपल सी बात है, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। मगर रेवेन्यू अलग चीज़ है। रेवेन्यू का मतलब है जो आपकी सेल्स के कारण रिसीट हुई है। ये दोनों में ये डिफरेंस है। आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनकम और रेवेन्यू में, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारी अगली टर्म है गेन। और गेन जो है, एक्चुअली गेन और इनकम में हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, मगर इसमें डिफरेंस है। गेन जो है, इसका मतलब ये है यहाँ पे अकाउंट्स में कि अगर मान लो कोई आपका, जो भी आपकी फ़िक्स्ड एसेट्स होती हैं, जो हमारी
फिक्स्ड एसेट्स हैं बिजनेस की, जैसे बिल्डिंग या कोई और। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिसको हम बहुत जल्दी ईजिली बेच नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगता है, उसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एसेट के बारे में बता देता हूँ। एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट्स जो होती हैं उनका मतलब ये होता है कि जो आपकी जेब में कैश है, जो बैंक में आपका बैलेंस है, आपका पर्सनल, जो किसी से लेना है, वो डेप्टर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं, ये सभी करंट एसेट होती हैं। क्योंकि ये पैसे आ सकते हैं हमारे पास, जो है ईज़िली आ जाएंगे, बैंक में है वो भी ईज़िली आ जाएंगे, जिससे लेने हैं उससे भी हम ले सकते हैं। मगर अगर बिल्डिंग को बेचना है तो हमें थोड़ा वक्त लगता है, अगर जल्दी करेंगे तो लॉस होगा, लॉस में बेचनी पड़ेगी। जब भी कभी बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट बेची जाती है या ख़रीदी जाती है, उस पर हमें जो गेन होता है उसे हम कहते हैं गेन, उसे इनकम नहीं कहते। ऐसे इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक आगे नेक्स्ट टर्म है लॉस, LOS लॉस। अभी लॉस क्या है कि जो भी बिजनेस आप करते हो उस बिजनेस में ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होता रहेगा, कई बार कोई लॉस भी हो सकता है। एक वो लॉस होता है जो बिजनेस में लॉस हो गया। एक लॉस दूसरा होता है, वो क्या है, वो आगे दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अभी इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? जो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस होते क्या हैं? जैसे मान लो आप कोयले का काम करते हो, कोयला बेचते हो, जिसे हम कॉयल कह देते हैं इंग्लिश में। अभी कोयला वगैरह जो हम बेचते हैं, तो मान लो हम लेके आते हैं, जिस जगह पे रखते हैं वहाँ पे कुछ कोयला जो है वो उसकी जो बारीक बिल्कुल मान लो कि प्लेन हो जाती है, वहाँ पे ज़मीन पे जो गिर जाता है उसको हम उठा के बेच नहीं सकते, वो हमारा नॉर्मल लॉस हो जाता है। मतलब वो लॉस जिसको हम बचा नहीं सकते, जो होना ही होना है, पक्का है कि अगर मान लो आप कितने क्विंटल लेके आते हो, उसमें से कितने केजी आपका कोयला जो है वहाँ पे ज़मीन में रह जाएगा, उसको आप उठा नहीं सकते। ये नॉर्मल लॉस है। बाई नेचर या बाई गॉड जो लॉस होना ही होना है। एक लॉस वो होता है जो हमारी गलती से होता है, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये फर्स्ट टाइप होगी, ये सेकंड टाइप होगी। एक्चुअली लॉस की दो बेसिक टाइप होती हैं, बिजनेस लॉस, दूसरी टाइप में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों आ जाते हैं। बिजनेस लॉस का मतलब जो आपका बिजनेस है उसमें आपका कोई लॉस हो गया, ये है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। मैंने आपको बता दिया कि जितना कोयला पक्का ख़राब होना, जैसे मान लो कोई आपका पेट्रोल का बिजनेस है, मान लो कुछ पेट्रोल हवा में चला जाएगा, डालने के टाइम, बंद करने पे, ओपन करने पे, क्लोज़ करने के टाइम पे, जो पेट्रोल बाई चांस हमारी गलती से जहाँ से टैंकर आ रहा था रास्ते में टैंकर उल्ट गया, या कहीं लीकेज हो गया, जो किसी की गलती के कारण हुआ है, नॉर्मल लॉस जो नेचुरल तौर पर हो गया, एबनॉर्मल लॉस जो हमारी गलती के कारण हो गया, इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम GP भी कह देते हैं। अभी ये वीडियो जो मैं आपको कंप्लीट करूँगा सारी, उसके साथ ही मैं आपको पेजेस भेज दूँगा जहाँ पे ये लिखी होगी थ्योरी पूरी। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी आपकी सेल्स हुई उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स को लेस कर दो, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट क्या है कि जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसमें से इनडायरेक्ट खर्चे लेस कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी बात आ गई कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा शॉर्टकट फंडा ये है कि वो खर्चे जो हम इंडिविजुअली एक यूनिट पर कितने हुए हैं पता नहीं कर सकते, उनको कहते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। क्योंकि जो खर्चे होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अभी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप 100 यूनिट बनाते हो तो 100 यूनिट पर आपका 4,000 रुपया खर्च होता है, 1 यूनिट पर आपके 40 रुपये लग गए। ये तो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसिव, मीन्स आपको डायरेक्टली पता चल गया कि 1 यूनिट पर कितने लग गए। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका खर्चा हुआ है 5,000, मगर आप ये पता नहीं कर सकते कि 1 यूनिट पर कितना हुआ, इसलिए उसको ग्रॉस प्रॉफिट से लेस किया जाता है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर लिए जाते हैं पहले ही, इनका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में हमने क्या लिखना है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि आप जिस साल की बुक्स बना रहे हो, अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जैसे आमतौर पर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस तो आप जिस मर्जी मंथ में स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका बिजनेस चलता रहा तो आप 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड होता है। शुरू में 8 महीने 10 महीने जितना जब भी आप स्टार्ट करते हो, पहले साल उतने महीने का होगा जितने महीने जब आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद हर साल 12 महीने के बाद आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक टर्म डेप्रीसिएशन। अभी ये मैं टर्म आपको बता रहा हूँ, वैसे इसका एक पूरा चैप्टर होता है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन होती क्या है, ये एक बिजनेस का होता है खर्चा, मगर इसके लिए बिजनेस में से पैसा नहीं जाता है। डेप्रीसिएशन होता है एक लॉस होता है, बिजनेस का खर्चा होता है मगर इसके लिए पैसे नहीं जाते। ये होता क्या है, जैसे मान लो आप कोई भी एसेट ख़रीद लेते हो, अगर मान लो कोई एसेट आप ख़रीदते हो तो वो आज की डेट में मान लो 1/1/2020 को आप कोई एसेट ख़रीदते हो, तो अगर आप 1/1/2025 को देखोगे तो जितने सालों का डिफरेंस आ गया तो वो एसेट जैसी थी वैसी नहीं रहेगी, उसमें थोड़ा सा उसकी शेप में, उसकी वर्किंग में कोई ना कोई चेंजेस आएंगी। तो जो वो चेंजेस आती हैं हर साल तो उसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। जैसे मान लो आपने 1 लाख की कोई एसेट ली है, तो आपने जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, जो हमारे अकाउंटिंग के रूल हैं, उसके हिसाब से मान लो डेप्रीसिएशन का रेट है 10%। इसका मतलब ये होता है कि हर साल वो जो एसेट है वो 10,000 लेस हो जाएगी। जब आपने चीज़ ली थी 1 लाख की, और जब एंड होगा आपका अकाउंटिंग पीरियड तो उसकी अमाउंट रह जाएगी 90,000। इसके बाद अगले साल फिर शुरू में 90,000 है, तो जब आपका एंड होगा साल का तो उसका 10,000 फिर कम हो जाएगा, वो रह जाएगी 80,000 की। ऐसे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। जैसे मान लो आप बाइक ख़रीदते हो, मोटरसाइकिल ख़रीदते हो, जब ख़रीदते हो तो उसका रेट कुछ और है, अगर आप बेचना चाहोगे तो उसका रेट आपको कम करना पड़ेगा। जितना आपको कम करना पड़ रहा है, जितनी अमाउंट कम कर रहे हो, वो डेप्रीसिएशन होती है। अब अगर शॉर्टकट में हम करें, ये जो इसके आगे मेथड भी होते हैं वो आप जो डेप्रीसिएशन चैप्टर आएगा वहाँ से क्लियरली पता चलेगा, मगर यहाँ पे आप ये याद रखो कि डेप्रीसिएशन जो है एसेट में से कोई परसेंटेज लेस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्म आती है गुडविल। अभी ये टर्म जब आप पढ़ोगे सिर्फ आपका जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है वहाँ पे यूज़ होगी, पूरी बुक में कहीं भी यूज़ नहीं होगी गुडविल टर्म। अगले साल +2 में इसका बाकायदा एक चैप्टर है। अभी आप वैसे ही याद रखो गुडविल का मतलब क्या है, सिंपल और शॉर्टकट अगर आप याद करो, मान लो एक रोड है, उसके दोनों तरफ कोई दुकानें हैं, एक इधर दुकान है एक इधर दुकान है, सेम बिजनेस है इनका, सेम काम कर रहे हैं। जैसे मान लो रेडीमेड है, ये भी रेडीमेड का काम कर रहे हैं, जेंट्स या लेडीज़ जो भी है। मगर जब ये दोनों बंदे अपना बिजनेस बेचने लगे, इस बंदे का बिजनेस जो है वो बिक रहा है 10 लाख में, इसका बिक रहा है 10,50,000 में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बिजनेस को
इतने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं 50,000। क्यों मिल रहे हैं? ड्यू टू गुडविल। ये होती है गुडविल, उसकी रेपुटेशन है। गुडविल का मतलब रेपुटेशन है, कोई ना कोई उसमें खासियत है। क्यों? क्योंकि कल को ये जो बिज़नेस खरीदेगा, ये यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होगी, उसके कई रीज़न होंगे। रेपुटेशन क्यों बनी, गुडविल क्यों बनी ज़्यादा, या इसको अमाउंट कितनी गुडविल की क्यों अमाउंट ज़्यादा मिली, उसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि इसका 10,25,000 वैल्यू पड़ रही हो, उसकी 50,000। ये 25,000 का जो डिफरेंस है वो भी गुडविल के कारण है। ऐसे ही मान लो आप किसी का बिजनेस परचेज़ करने लगते हो, तो वैल्यू ऑफ जो बिजनेस है वो निकली है मान लो 10,000, जिससे आप परचेज़ करना चाहते हो वो कह रहा है कि मैं तो 40,000 से कम नहीं लूँगा। इसका मतलब वो जो 30,000 रुपया हमसे फालतू मांग रहा है, दैट इज़ ड्यू टू गुडविल। अब ये यहाँ तक ही आप लर्न कर लो, आगे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आती है टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो सिंपल है कि जब भी आप जितने भी खर्चे आप करते रहोगे किसी जो आपका बिजनेस है उसमें जितने भी खर्चे करोगे, जो भी खर्चे करोगे वो सभी इसमें ऐड हो जाते हैं। मगर यहाँ पे क्या है कि अगर आपका बिजनेस है ट्रेडिंग करने का, ट्रेडिंग का मतलब आप चीज़ें लेते हो और बेचते हो, पहले रिसीव करते हो फिर बेच देते हो, बस बनाते नहीं, आप बना नहीं रहे, आ रही हैं और बेचते हैं। तो उसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू किसकी होगी? इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस जो आपकी नेट परचेजेस है, और इसमें जमा कर देंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मैं आपको वैसे क्लियर कर दूं, जैसे मान लो आप दुकान खोलते हो तो आपकी दुकान में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक। जब एंड में आप बंद करने लगते हो तो कितनी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, जो बिकी वो चलेगी, बाकी जो बच गई क्लोजिंग स्टॉक। अभी आ गया नेट परचेज़ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी नेट परचेज़ क्या है? नेट परचेज़ का मतलब है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए आप परचेजेस करते रहते हो। आपने परचेज़ किया, फिर परचेज़ किया, फिर अगेन परचेज़ कर रहे हो। अभी परचेज़ जब आप करोगे उसके भी दो मेथड हैं, आप कैश परचेज़ कर रहे हो या क्रेडिट परचेज़ कर रहे हो। ओके, अगर आप कैश कर रहे हो तो आपने पेमेंट दे देनी है, गुड्स आपके पास आ जाएंगी। अगर क्रेडिट परचेज़ करोगे, आपने पेमेंट नहीं दी मगर आपके पास गुड्स आ गई, इसका मतलब आपने किसी के पैसे देने हैं। तो जिस बंदे के हमने पैसे देने हैं वो हमारे होंगे क्रेडिटर्स। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्रेडिटर्स के टर्म के बारे में। अभी यहाँ पे बात हो रही है नेट परचेज़ का। नेट परचेज़ का मतलब ये है कि जितनी कैश परचेज़ हुई, जितनी क्रेडिट परचेज़ हुई, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। ऐड करने के बाद मान लो जो भी हमने कैश परचेज़ की थी, क्रेडिट परचेज़ की थी, उसमें से कुछ हमें गुड्स सही नहीं लगी, उनका कोई डिफेक्ट था, कोई रीज़न था, वो हमने वापस कर दी, तो उसको कहते हैं हम परचेज़ रिटर्न। ये भी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि परचेज़ रिटर्न क्या होती है। परचेज़ रिटर्न का दूसरा नाम होता है, क्योंकि परचेज़ रिटर्न का मतलब क्या है कि चीज़ें हमारे पास आई थी, हमने परचेज़ की थी, हमें पसंद नहीं आई, जहाँ उसमें कोई डिफेक्टिव है तो हमने वापस भेज दी। अगर वापस भेज दी है तो उसको हम कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स, कि हमारी जो बिज़नेस की जो भी एरिया है वहाँ से चीज़ें वापस चली गई। ये दो नाम इसके होते हैं। एक ये बात हो गई, कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जब भी कभी हम इनको पैसे दे देंगे तो ये कैरेक्टर हमारे ख़त्म हो जाएंगे जब पेमेंट करेंगे तब। ये तो आपका हो गया नेट परचेज़ का मतलब। नेट परचेज़ का मतलब ये हो गया कैश परचेज़ प्लस क्रेडिट परचेज़, उसमें से आप लेस कर दो, ये दोनों को ऐड करना है और उसमें से इसको हमने लेस करना है, तो नेट परचेज़ आएंगे। उसके बाद आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं अभी इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करके हटा हूँ कि वो खर्चे जो आपको पता चल जाते हैं कि एक यूनिट पर कितने हुए। मान लो आप प्रोड्यूस कर रहे हो मोटरसाइकिल, तो आपको पता चल गया कि एक मोटरसाइकिल पर आपका
4,000 रुपया खर्चा तो पक्का ही है, इट मीन्स वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ खर्चे हैं, मान लो 50,000 ऐसा खर्चा है जो आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, इसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है अकाउंट। अभी अकाउंट जो कंसेप्ट है इसको बड़े ध्यान से देखना बच्चों, स्टूडेंट्स, अब इसको ध्यान से देखना। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी आप पढ़ोगे, जो भी बीकॉम में या किसी भी सब्जेक्ट, आप कॉमर्स का सब्जेक्ट कोई भी रखते हो, जो भी पढ़ोगे उसमें अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अकाउंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली जो अकाउंट्स हैं वो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अभी इन दोनों अकाउंट की आगे भी टाइप्स होती हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, विनोद का अकाउंट, करतार का अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मीन्स वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन के नहीं होते, इंडिविजुअल के नहीं होते, सिंपल सी बात है। जो पर्सनल अकाउंट है वो आगे 3 कैटेगरी के होते हैं, उनकी 3 कैटेगरी होती है। इसमें क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट पहले होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी हम पहले इसकी टाइप करते हैं, इसकी टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो पर्सनल अकाउंट होते हैं इसमें पहले है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, किसी का भी नाम जो है, जैसे श्याम का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, ठीक है, करतार का अकाउंट है, मगर ये याद रखना जब भी किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो उसके साथ अकाउंट नहीं लिखना होता। आप ऐसे लिखोगे श्याम, आप श्याम अकाउंट नहीं लिख सकते। फिर दूसरा आ गया आपके पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारा कानून है, जो कानून के तौर पर बनी है कोई संस्था, वो किसी एक पर्सन के नाम पर नहीं है। जैसे मान लो किसी स्पोर्ट्स क्लब है, कोई लायंस क्लब, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, बैंक का नाम है जैसे IDBI बैंक। अभी कोई भी ऐसा जो एक इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट नहीं है, एक ग्रुप का अकाउंट है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके साथ अकाउंट आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कई बच्चे बीकॉम तक कर जाते हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता। अकाउंट का पता होता है मगर उनको ये नहीं पता कि इस कैटेगरी में आते कौन से हैं। इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ऐसे ही जो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना है, मान लो आपने कोई खर्चे, वेजेस पेड, मान लो आपने वेजेस पेड किए तो उसका पता चल गया हमें कि वेजेस पेड कर दिए, तो वेजेस क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है। अगर लिखा है वेजेस पेएबल, अभी वेजेस पेएबल है तो इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। जब पेड कर दिए तो इसका मतलब है कोई ना कोई बंदा रिसीवर बन गया। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, रिसीवर बन गया इट मीन्स पर्सनल अकाउंट है। अगर कोई बंदा रिसीवर नहीं बना इसका मतलब वो कभी ना कभी रिसीवर बनेगा, इसलिए वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया कि अभी वो पर्सन जो है जिसको हमने पेमेंट देनी उसने रिसीव नहीं की है, कभी ना कभी रिसीव करेगा, इसलिए उसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और अकेला जो एक्सपेंसेस अकाउंट होता है वो इस कैटेगरी में नहीं आता।
वो इस कैटेगरी में आता है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जो अकेला एक्सपेंसेस अकाउंट है वो इस कैटेगरी में जाता है जब साथ में उसके आउटस्टैंडिंग लग जाए, जहाँ तो आउटस्टैंडिंग लग जाए, जहाँ रिसीवेबल लग जाए, जहाँ रिसीव्ड इन एडवांस लग जाए, वो सारी कैटेगरी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है। इसके बाद हमारे पास आ गया इम्पर्सनल अकाउंट। बेसिक 2 थी टाइप और ये 1, 2 और 3 थी। इसकी आगे फर्दर 2 टाइप है मेन। एक है रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। और जो रियल अकाउंट है उसकी 2 कैटेगरी बन जाती है। एक बनता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इन टेंजिबल रियल अकाउंट। अभी इसका और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हमारा ये है कि रियल अकाउंट का मतलब है कि जो आपकी एसेट्स हैं बिजनेस की जो भी एसेट है, जैसे बिल्डिंग, कैश, कोई और, वो सारे रियल अकाउंट में आता है। जो डिफरेंट जो आपके एसेट्स अकाउंट है, डिफरेंट जो आपकी जो एसेट्स हैं, चाहे वो कोई भी नाम है, बिल्डिंग है, कैश है, गुडविल है, जो हम पीछे करके हटे थे, वो सभी कुछ आपका रियल अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद हमारे आगे आ जाती हैं टेंजिबल इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल इनटेंजिबल में क्या फ़र्क होता है। टेंजिबल का मतलब होता है वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमें पता है ये एसेट सामने हमारे नज़र आए। जैसे फर्नीचर, ये टेंजिबल एसेट है। आपने बिजनेस के लिए कार ख़रीदी हुई है, वो टेंजिबल एसेट है। बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है वो भी टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल में क्या होता है कि जो आपको नज़र नहीं आ रही मगर आपको पता है उसका कोई बिजनेस में उसकी इम्पोर्टेंस है, अगर आप बेचना चाहो तो उसके हमें पैसे मिल रहे हैं, मगर उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। जैसे गुडविल, अभी जो वीडियो थी उसमें आपको समझा के हटा था मैं कि जैसे मान लो आप बिज़नेस भेज रहे हो, किसी को कोई बिज़नेस है, सेम बिज़नेस है, एक बंदे को बिज़नेस का 1 लाख मिल रहा है, एक को 1,40,000 मिल रहा है। इसका मतलब जो 40,000 फालतू मिल रहा है दैट इज़ ड्यू टू गुडविल के कारण मिल रहा है। अभी जो गुडविल है वो क्या है, बन गई हमारी एसेट, क्योंकि पैसा आ रहा है इसके कारण, मगर इसको हम देख नहीं सकते। ऐसे ही कई और एसेट होती हैं, जैसे मान लो एक होती है कंसेप्ट पेटेंट राइट। अभी देखो पेटेंट राइट क्या होता है। पेटेंट राइट, कॉपीराइट। मान लो कोई बिजनेस आपने शुरू कर लिया, आप कोई सर्फ बना रहे हो, कोई शॉप वगैरह बना रहे हो, तो आपने वो रजिस्टर्ड करवा लिया। जैसे लक्स शॉप है, अभी जो लक्स शॉप है ये लक्स कंपनी ही बना सकती है, दूसरा बंदा नहीं बना सकता। अगर वो बनाएगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपना एक राइट बना के रखा हुआ है, कॉपीराइट जहाँ पेटेंट राइट, उसके लिए गवर्नमेंट को फ़ीस जमा करवाई हुई है। तो वो उन्होंने जितना भी पैसा दिया हुआ है, जमा करवाया हुआ है, वो सभी उनका पेटेंट राइट या कॉपीराइट होता है। ये भी एक एसेट होती है, मगर ये है इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपका काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हमारा टॉपिक है नॉमिनल एक्सपेंसेस। मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ अभी आपको। नॉमिनल एक्सपेंसेस जो हैं, इसमें आपके जो भी आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं, जो भी आप खर्चे करते हो, नॉमिनल अकाउंट मीन्स that type of account related to expenses
एंड इनकम्स रिलेटेड टू बिजनेस। अभी इसमें जैसे मान लो आप सैलरी दे रहे हो बिजनेस में, जो बंदों को आपने काम पे रखा है उसके लिए हम सैलरी अकाउंट बना लेंगे। आप वेजेस दे रहे हो, वेजेस अकाउंट बना लोगे। आप रेंट दे रहे हो, रेंट अकाउंट बना लोगे। साथ में अकाउंट लिखना है। एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले बताया था, शाम अकाउंट कभी नहीं लिखना। अगर शाम एंड सन्स उसके साथ आप अकाउंट लिख सकते हो, एक्सपेंसेस के साथ आप लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे इंटरेस्ट या कोई और जो भी खर्चा हो, ये सारा इसमें आ गया। अभी इसके मैं आपको मीनिंग, इसकी एग्जांपल वगैरह, इसकी मैं कॉपी वगैरह लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भेज दूंगा, आप ध्यान से देख लेना। अभी इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो मेन हमने कर लिया सारा, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर तो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। आमतौर पर हर बुक में यही होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड concepts, conventions, ये वाला चैप्टर होता है। मगर इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं इन रिलेशन टू अकाउंट्स, या आप अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे, आप डेप्रिसिएशन, जो मैंने पिछले इसी वीडियो में आपको पहले बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है आपने, कितना आपने क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, उसे हम कह देते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट्स, जिसको हम कई बार कंसेप्ट एक आ जाती है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, उन सबको हम यहाँ पे करते हैं। आप ये थ्योरी है, मैं आपको थ्योरी इसकी भी व्हाट्सअप इसके पेजेस वगैरह भेज दूंगा मैं आपको, ये थ्योरी आप पढ़ लेना। इस जो आप पढ़ रहे हो, जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो, इस लेवल पे इस थ्योरी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद आपके आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आम तौर पर बुक्स में लिखे होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपने क्या करना है कि ये भी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है +1 तक के लिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये आप क्या क्या रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडिया में कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, इसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको शॉर्टकट AS लिखा जाता है। तकरीबन ये हमारे पास जो हैं जो मेन इंडिया में चल रहे हैं वो 29 है। 29 मीन्स 1 से लेके 29 तक हर किसी चीज़ के लिए, बिजनेस में जो भी काम करते हो आप, उसमें कोई भी जो काम है उसके लिए, जैसे मान लो टैक्स के रिलेटेड हो गया, जैसे मान लो एम्प्लॉय के रिलेटेड हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड से हो गया, जो भी है डेप्रिसिएशन के से संबंधित हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स के संबंधित हो गया, जो हम रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं उनसे संबंधित हो गया। मीन्स जो भी रूल्स हैं, ये भी एक चैप्टर है, ये भी चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास आगे जो चलती है कंसेप्ट, उसमें हमारे पास आ जाता है कि आपको जो रूल्स हैं, जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स आपको पता चल जाए कि अकाउंट्स के जो रूल्स क्या हैं, जो आपने अकाउंट्स वगैरह तैयार करने शुरू करने हैं। रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। जैसे बिजनेस में कोई भी आप काम करते हो, मैंने जो लास्ट वीडियो बेसिक कंसेप्ट में बताया था आपको, कोई भी काम करते हो
तो उसको हम कह देते हैं, आम तौर पे कहते हैं एक्टिविटी। वो जो एक्टिविटी है वो हो जाती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है वो उसका आगे जाके रूप बनता है एंट्री वाला। एंट्री वाला मीन्स उसका हमने रिकॉर्ड रखना है। अभी जब हम एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमें रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगा तो उसमें आपको रूल्स के बारे में बताऊँगा, जो आप बड़े ध्यान से देखना। अभी इन 2 चैप्टर्स के मैं आपको पेजेस वगैरह भेज दूँगा। ये आप सिंपल रीडिंग देनी है आपने, इसकी भी रीडिंग देनी है आपने, इसकी भी रीडिंग देनी है। आपने लिख के भी रख लेने हैं, थोड़ा आपको पता चलेगा कि अकाउंट्स जो हैं कैसे स्टार्टिंग हुई, उसके कन्वेंशंस क्या हैं, पहले कैसे हो रहा था, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं। ये दोनों चैप्टर्स आप इजीली कर सकते हो। ये थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रूल्स हैं दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। थैंक यू। ओके।